हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो आप लोग। डीआर लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर रहे थे जो कि सीटेट में 2022 में पूछे जा चुके हैं। तो एक सेशन हो गया था, अब अगले सेशन पार्ट 2 की ओर चलते हैं। जो कि छूट गए थे क्वेश्चन उनको आज हम करेंगे। ओके, वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि हमें किस पर काम करना चाहिए और वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यहाँ बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 स्थानिक बुद्धि के संबंध में, अंतरावैयक्तिक बुद्धि के संबंध में, अंतःवैयक्तिक बुद्धि के संबंध में और प्राकृतिक बुद्धि के संबंध में। दूसरों की नीयत को, इच्छाओं को समझने की योग्यता किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतरावैयक्तिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक मतलब दूसरे की इच्छाओं को समझने में अंतरावैयक्तिक होती। स्थानिक बुद्धि किस में आती है? स्थानिक बुद्धि कि जैसे किसी स्थान, लोकेशन, ऐसे में स्थानिक बुद्धि आती है। अंतःवैयक्तिक में खुद के ऊपर, खुद को जानने की, खुद की इच्छाओं को जानने की शक्ति प्रदान होती है, उसे अंतःवैयक्तिक कहते हैं। प्राकृतिक किसी चीज़ को चीज़ में, जैसे कि फार्मर है और जैसे खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो बाल, विद्यार्थी एवं बहुभाषाई के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा को शिक्षित होना है प्रौद्योगिक बाधक, ये गलत हो जाएगा। और बच्चों में अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा मातृभाषा शुरू से सीखता है, तो मतलब अंग्रेजी कहाँ से सीख पाएगा। तो धीरे धीरे द्वितीय भाषा में रखकर धीरे धीरे मातृभाषा के थ्रू अंग्रेजी सिखाई जाती है। ओके, और द्वितीय उद्गम में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो सीखने में बाधा डालते, ये तो वैसे ही नेगेटिव पॉइंट है। ओके, जेंडर भूमिका है, जेंडर भूमिका है। अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवांशिक निर्धारित। जेंडर क्या है? ये बेसिकली बहुत से टेट में भी पूछा गया है कि जेंडर की भूमिका क्या है। क्या आनुवांशिकता है? नहीं। जैविक है? नहीं। जन्मजात है? नहीं। अधिग्रहण है, क्योंकि अधिग्रहण व्यवहार है, क्योंकि जो परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा मतलब उस प्रकार व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार की तुम लड़की हो, ये वाला काम लड़कियां ही करेगी, लड़के नहीं करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया करता है सीटेट में कि लड़के होकर रोते हो। ओके, लड़के होकर रोते हो, तो उसमें जेंडर की भूमिका आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रदर्शन करने की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों को की समझ और आंकड़ों का पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल बनाना।
और छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण कभी स्कूल में वर्गीकरण नहीं किया जाता है, क्योंकि मतलब वर्गीकरण करेंगे तो अलग अलग स्टूडेंट रहेंगे तो अलग अलग बांट दिया जाएगा, जो तो सभी को साथ में सिखाना है। ओके, एक दूसरे से तुलना करना ये गलत पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है, छात्रों की समझ को आकलन और पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना, उनके अनुसार ढालना। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? और कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतित करने में मदद करेगा? और कौन सी विधि उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा? क्योंकि ये सभी शिक्षक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? और कौन सा अध्यापिका स्वयं शिक्षा सत्र पर चिंतित करने में मदद करेगा? और कौन सी विधि के उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा? तो इन सभी पर काम करना चाहिए। एक शिक्षक को, अच्छे शिक्षक इन सभी पर काम करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साम्यवैषी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाए, योग्यता से परे होकर सभी छात्रों को गुणवत्ता एवं शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। आर्थिक रूप से कमजोर एवं EWS को उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ दिव्यांग छात्रों को विद्यालय में शिक्षा दी जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। सभी को समान शिक्षक में केवल के लिए हट जाता है। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्ता एवं शिक्षा में उपलब्ध करवाना इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन क्या है? पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ्यक्रम सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके को अपनाना चाहिए। और कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविधता आवश्यकता एवं अपने शिक्षा शास्त्र को अपने अनुकूलन बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और टेट में भी अभी तो पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें कथन दिया हुआ रहता और कारण बताना रहता है। ए और आर दोनों गलत है, सही है लेकिन आर गलत है। दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पढ़ते समय एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके को अपनाना चाहिए। कारण दिया हुआ है, शिक्षक को अधिगमकर्ता और विविध आवश्यकता हेतु छात्रों को अनुकूलन जैसी आवश्यकता है उनको वैसी शिक्षा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है मानवीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्री एवं उपगम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूपांतरित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योग्यता आकलन पर बल देना चाहिए, और पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण में वृद्धि और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। ये तो क्रॉस हो जाएगा। रटन आधारित अधिगम को एक निरूपित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक बल देना, पेपर पेंसिल और पुनः स्मरण ये भी गलत हो जाएगा। मानवीकृत पद्धति का आकलन और उनके तरीक़ों का उपयोग करना ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा शास्त्रीय एवं उपगम मूल्यांकन में विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सृजनात्मक किसे कहा गया? अपसारी चिंतन, अवगतिशील चिंतन, सोच में केंद्रीकरण और अभिसारी चिंतन। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपसारी। अपसारी मतलब सृजनात्मक। जैसे कि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बहुत सारे आंसर निकल कर आते हैं तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी में सिर्फ एक आंसर, जैसे 2+2, तो इसमें सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।